क्यों? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है नेता नहीं नागरिक चाहिए, चैप्टर नंबर 7। तो आप लोग अपने सामने टेक्स्ट बुक निकालें, कॉपी निकालें और ये चैप्टर को मैं पिछली 2 कक्षाओं में बताई हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। फिर भी मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ कि इस चैप्टर में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया। तो इस चैप्टर में लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि हमारे देश में नेताओं का भरमार है और जिस वजह से हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा है। लोग जो यहाँ के हैं, यानी हमारे देश के नागरिक जो हैं, वो लोगों को उपदेश देने में ज़्यादा महत्व देते हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं। यानी लोगों को ज्ञान बांटना वो ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं और खुद पर वे चीज़ वे अमल नहीं करते। यानी खुद पर वो अपने अंदर वो झांकते नहीं, अपनी कमियों को दूर नहीं करते हैं, अपने कर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ वाणी पर विश्वास करते हैं। तो ये पाठ का जो है वो संक्षिप्त में मैं बताई, जिस वजह से हमारे देश का विकास जो है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग इन्हीं सभी बातों में उलझकर, नेताओं के बातों में ही उलझकर रह जा रहे हैं। तो आज बच्चों हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप लोग अपने सामने कॉपी निकालें, चैप्टर नंबर लिखें, चैप्टर नंबर 7 और नाम है नेता नहीं नागरिक चाहिए। तो इसमें मौखिक प्रश्न में क्या था? मौखिक प्रश्न में है कि सारा संसार किस अभिलाषा का शिकार हो रहा है। ये मौखिक प्रश्न है, इसे आपको लिखना नहीं है, यानी इसके उत्तर नहीं लिखने हैं, सिर्फ सुनकर आप इसका उत्तर समझें। तो सारा संसार नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार हो रहा है। प्रश्न क्या है कि सारा संसार किस अभिलाषा का शिकार हो रहा है? तो सारा संसार नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार हो रहा है। प्रश्न नंबर ख, मनुष्य मानवीय आनंद में वृद्धि कैसे कर सकता है? तो मनुष्य मानवीय आनंद में वृद्धि जो है वो तभी कर सकता है जब वह अपने मनुष्य के गुणों का विकास करे। जब मनुष्य के गुणों का विकास करेगा, तभी मनुष्य जो है वो मानवीय आनंद की वृद्धि कर सकता है। समाज का असली सुधार क्या है? समाज का असली सुधार है समाज में रहने वाले व्यक्तियों का सुधार। समाज का असली सुधार है समाज में रहने वाले व्यक्तियों का सुधार, यानी व्यक्तियों के चरित्र, उनके स्वभाव, इन सभी में परिवर्तन लाकर ही हम समाज में सुधार ला सकते हैं। तो ये बच्चों, ये तीनों मौखिक प्रश्न थे। अब मैं लिखित प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2, इन्हें आपको करना है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखें प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए और इसके बाद लिखने के बाद प्रश्न नंबर क, लेखक के अनुसार लोगों को व्याख्यान देने की आदत कब पड़ी, क्यों? अब इसमें 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है कि लोगों को व्याख्यान देने की आदत कब पड़ी और क्यों पड़ी। तो पहले प्रश्न आप लिख लें। प्रश्न लिखने के बाद अब इस प्रश्न का उत्तर जानें। लेखक के अनुसार लोगों को व्याख्यान देने की आदत सन 1920-21 के ज़माने में पड़ी, क्योंकि हमारे देश के लोगों में नेता बनने की होड़ लगी है। अब यहाँ के लोग कर्म को कम, वाणी को अधिक महत्व देते हैं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को उपदेश देने में लगा है। यानी व्याख्यान देने की आदत कब पड़ी? तो सन 1921-20 के लगभग। और क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे देश में लोगों में नेता बनने की होड़ लगी है, मतलब भीड़ लगी हुई है। लोग सभी जो हैं वो नेता बनने के इच्छुक हैं और उनके अंदर क्या है, वे अपने काम को कम, वाणी को अधिक महत्व देते हैं
और लोगों को उपदेश देना वे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस कारण वे लोग नेताओं के ये में है। प्रश्न नंबर ख, बराबरी के सिद्धांत का वास्तविक अर्थ क्या है? लोग इस समानता के अधिकार का क्या अर्थ लगा रहे हैं? अब इसमें भी 2 प्रश्न जुड़ा हुआ है बच्चों, इसलिए उत्तर थोड़ा बड़ा होगा। जब 2 प्रश्न होंगे तो उत्तर स्वाभाविक है कि वो बड़े हो जाएंगे। प्रश्न क्या है? बराबरी के सिद्धांत का वास्तविक अर्थ क्या है? और दूसरा प्रश्न, लोग इस समानता के अधिकार का क्या अर्थ लगा रहे हैं? तो वास्तविक अर्थ क्या है बराबरी का? बराबरी के सिद्धांत का वास्तविक अर्थ होता है कि सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। यानी वास्तविक अर्थ क्या है? सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। और दूसरा उसका उत्तर होगा, इसका अर्थ यह नहीं कि अवसर की प्रतीक्षा किए बिना जो नहीं चाहे वहाँ इच्छा मात्र से पहुँच जाए। तो यानी इसका अर्थ ये नहीं कि बिना अवसर की प्रतीक्षा किए जो इच्छा मात्र हो वो वहाँ पहुँच जाए। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर ख के उत्तर हुए। तो आप ये ध्यान में रखें कि प्रश्नों को लिखने के बाद ही उत्तर लिखने हैं। अब आगे प्रश्न नंबर ग पर बढ़ेंगे। लोग जिंदगी का असली मज़ा किसमें समझते हैं? अब इसका उत्तर जानें। लोगों के अनुसार जिंदगी का असली मज़ा मेहनत करने में नहीं, अपने मातहतों को हिदायत भेजने में है। लोगों के अनुसार जिंदगी का असली मज़ा मेहनत करने में नहीं, अपने मातहतों को हिदायत भेजने में है। मातहत मतलब अधीन काम करने वाले, यानी जो उनसे उनके अधीन जो काम कर रहे हैं, यानी उनके नीचे जो काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अफसर है दफ्तर का और उसके नीचे जितने सारे कर्मचारी हैं तो वो हुए ना अधीन काम करने वाले, तो उन्हीं को बोला जाता है मातहत। और हिदायत देना यानी सलाह देना, निर्देश देना। तो इस तरह से लोगों को क्या पसंद है? तो लोगों को ज़िंदगी का असली मज़ा है कि अपने मातहतों यानी अपने अधीन काम करने वाले लोगों को उपदेश देना, सलाह देना। प्रश्न नंबर घ, अधिकार पाने का स्वाद किन्हें प्राप्त होता है? अधिकार पाने का स्वाद किन्हें प्राप्त होता है? अब इस उत्तर पर ध्यान दें। अधिकार पाने का स्वाद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति को प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी लोगों को नेता बनने की चाह बनी है। फिर भी लोगों को नेता बनने की चाह बनी मतलब इच्छा बनी है। लोग सोचते हैं कि नेता बनने से हमारे अधिकार जो है वो हमारे पास मौजूद रहेंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे। लेकिन नेताओं के पास अधिकार होते हुए भी उसका असली मज़ा जो है वो कौन उठा रहे हैं? मेहनती और परिश्रमी आदमी। उनका असली हकदार जो है वो मेहनती और परिश्रमी आदमी ही हैं जो अधिकार पाने का स्वाद लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर घ हुआ। और प्रश्न नंबर अंग, सार्वजनिक जीवन की स्थिति कैसी है? विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ये प्रश्न जो है इसे आप काट दें, इसे नहीं करना है। इस प्रश्न को काट दें, इसे नहीं करना है। और प्रश्न नंबर 4 उसे पहले कर लीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट करना मतलब अर्थ स्पष्ट करना, यानी जो पंक्ति लिखी हुई है, जो वाक्य है, जो पंक्ति है, उसका अर्थ क्या होता है
यानी उसके बारे में लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। आशय स्पष्ट करना यानी अर्थ स्पष्ट करना इन पंक्तियों का। तो अब यहाँ पर प्रश्न नंबर आप 4 लिखें, ऊपर हेडिंग दें, आशय स्पष्ट कीजिए। और क, प्रश्न नंबर क में क्या है, क्या नेताओं से भरा हुआ देश कोई अच्छा देश होता है। ये प्रश्न आप लिख लिए। अब इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इन पंक्तियों का यह आशय है कि जिस देश में नेताओं का भरमार हो उस देश का विकास नहीं हो सकता। सिर्फ उपदेश देने से हम देश और समाज में विकास और सुधार नहीं ला सकते। तो फिर से मैं इसका उत्तर पढ़ देती हूँ। इन पंक्तियों का यह आशय है कि जिस देश में नेताओं का भरमार हो उस देश का विकास नहीं हो सकता। सिर्फ उपदेश देने से हम देश और समाज में विकास और सुधार नहीं ला सकते हैं, और यह काम नेतागण ही करते हैं। यानी उपदेश देना यह काम कौन करता है, तो यह काम नेतागण ही करते हैं। इसके लिए चाहिए कि देश का हर नागरिक अपने वाणी से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दे। इसके लिए चाहिए कि देश का हर नागरिक अपने वाणी से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दे। प्रश्न नंबर ख, अपनी रेखा को बड़ी करने के बदले दूसरे की रेखा को छोटी बनाने का कुत्सित भाव भी नेतृत्व की आकांक्षा से जन्म लेता है। फिर से मैं इन पंक्तियों को पढ़ दूं। अपनी रेखा को बड़ी करने के बदले दूसरे की रेखा को छोटी बनाने का कुत्सित भाव भी नेतृत्व की आकांक्षा से जन्म लेता है। अब इस पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों का यानी उत्तर इसका आप लिखें। इन पंक्तियों का यह आशय है कि यह बुरा काम नेतृत्व बनने की इच्छा से ही जन्म लेता है। यह बुरा काम नेतृत्व बनने की इच्छा से ही जन्म लेता है। प्रतिद्वंदिता की भावना लोगों में घर कर गई है। प्रतिद्वंदिता की भावना लोगों में घर कर गई है और लोगों में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, जिस कारण वे मानव होकर भी पशु प्रवृत्ति को अपना रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि लोग आपस में इस तरह से प्रतिद्वंदित हो रहे। प्रतिद्वंदिता मतलब मुकाबला, आगे बढ़ने की होड़। लोग जो हैं वे आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए और समाज में जिस कारण वे मानव होकर भी पशु प्रवृत्ति को अपना रहे हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वे किसी भी हद तक गिरते जा रहे हैं। यानी लोग अपने अधिकार को पाने के लिए, अपने पद को हासिल करने के लिए, अपने से बड़े पदाधिकारियों का पद हासिल करने के लिए, अपने से बड़े पदाधिकारियों का पद लेने के लिए वे लोग क्या कर रहे हैं, पशु प्रवृत्ति यानी पशुओं वाले गुण अपना रहे हैं। उनमें मानवता समाप्त होते जा रहा है और वे ये भूल जा रहे हैं कि वे मानव होकर भी पशु वाले हरकत करते हैं। यानी वो उस अधिकार को पाने के लिए, उस पद को पाने के लिए किसी भी स्तर तक अपने को गिरा देते हैं, गिर जाते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है जैसे क्या है, अपनी रेखा को बड़ी करने के बदले, यानी अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए दूसरी की रेखा को छोटी बनाने का, यानी दूसरे का अहित करना, दूसरे का बुरा करना,
दूसरे की रेखा को छोटी बनाने का मतलब कि दूसरे को अहित कर देना, दूसरे को बुरा कर देना। कुत्सित भाव भी नेतृत्व की आकांक्षा से जन्म लेता। आकांक्षा मतलब इच्छा, यानी नेतृत्व की आकांक्षा से ही कुत्सित मतलब बुरा भाव, कुत्सित मतलब बुरा भाव। यह बुरा भाव भी जो है वो नेतृत्व की आकांक्षा से ही जन्म लेता है। यानी जिसके अंदर यह नेतृत्व की आकांक्षा पैदा होती है, उनके अंदर ही यह बुरे भाव पैदा होते हैं। ठीक है। अब जो है नीचे प्रश्न है, नहीं, प्रश्न नंबर 3 पहले मैं बता दूं। ऐसे मैं प्रश्न नंबर 4 उससे पहले की थी, लेकिन आपको प्रश्न नंबर 3 पहले करना है। जैसे कि यहाँ मोबाइल स्क्रीन पर आप देखें उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन आप पूरे वाक्य को लिखकर ही उत्तर बगल में लिखेंगे। सिर्फ मोबाइल में जिस तरह से उत्तर दिया हुआ है हाँ नहीं, वैसे आपको उत्तर नहीं लिखने हैं। आपको पूरे वाक्य को लिखना है और लिखने के बाद उसके सामने जो उत्तर सही है उसे लिखना है। तो सबसे पहले आप प्रश्न नंबर 3 लिखें, ऊपर में शीर्षक दें। शीर्षक क्या है? निम्नलिखित कथनों के आगे हाँ अथवा नहीं लिखिए। तो यह शीर्षक हुआ। अब प्रश्न नंबर क क्या है? सन 1970 से व्याख्यानों की झड़ी लग गई है। अब यह वाक्य जो है, यानी यह कथन जो है वो सही है या गलत? हाँ मतलब सही और गलत मतलब नहीं। तो क्या होगा? उत्तर नहीं। प्रश्न नंबर ख, इसी तरह से आपको पूरा कथन लिखना है, यानी पूरा वाक्य लिखना है। आज हमारा देश नेताओं से भर गया है। उत्तर क्या होगा? हाँ, यह बात सही है, यानी यह कथन सही है। प्रश्न नंबर ग, आज पीछे के नेता को ढकेल कर आगे करने की होड़ लगी है। तो यह कथन या यह वाक्य सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर होगा हाँ। अब प्रश्न नंबर घ, सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। तो यह कथन सही है। तो हाँ, यह कथन सही है। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? हाँ। प्रश्न नंबर अंगा, नेता का पद आराम की जगह नहीं है। तो यह कथन जो है वो सही नहीं है। उत्तर क्या होगा? नहीं। ठीक है। और प्रश्न नंबर च, जो अपने काम को प्यार करता है वह कभी भी नाखुश नहीं होता। तो यह कथन सही है, यानी उत्तर होगा हाँ। ठीक है। अब नीचे आशय स्पष्ट करने वाले वो तो प्रश्न उत्तर हो चुके। पाठांश है। पाठांश मतलब पाठ से कुछ अंश लिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाठांश, और उस अंश के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, पाठ से कुछ पंक्तियाँ ली गई है जो कि पाठांश हुई, और वहाँ से कुछ प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उसे आपको लिखना है। जैसा पहले प्रश्न क्या है? मनुष्य पशुओं से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर क्या होगा? मनुष्य पशुओं से किस प्रकार भिन्न है? तो मनुष्य के पास क्या है? बुद्धि होती है। ठीक है, विवेक होता है। मनुष्य के पास बुद्धि होती है, विवेक होता है, जो कि पशुओं में नहीं पाया जाता है। तो मनुष्य में क्या है? जीने की पशुओं के समान मनुष्य, लेकिन दिमाग का मालिक होने के कारण वह सोच भी सकता है, और हृदय तथा आत्मा रखने के कारण वो विचार को निर्मल कर सकता है। यानी मनुष्य के अंदर बुद्धि और विवेक के द्वारा वह अपना सही ढंग से निर्णय ले सकता है। यह मनुष्य के अंदर गुण होते हैं। यह दुनिया कुरूप क्यों है? अब दूसरा प्रश्न क्या है? यह दुनिया कुरूप क्यों है? क्यों कुरूप है? क्योंकि मनुष्य जो है वह अपने स्वार्थ के लिए
अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह क्या कर रहा है, वह पशु प्रवृत्ति को अपनाते जा रहा है और मानवता को भूलते जा रहा है, जिस कारण मनुष्य जिस कारण यह दुनिया जो है, या दुनिया में रहने वाले लोग, यह दुनिया कुरूप जिस कारण है, यानी दुनिया में रहने वाले लोग जो हैं वो अपनी मानवता को भूलते हुए वे पशु प्रवृत्ति को अपनाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। दुनिया को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? तो दुनिया को बेहतर हम अपने मानवीय मनुष्य यानी अपने मानवीय गुणों में विकास लाकर, अपने मानवता में विकास लाकर, अपने मानवीय गुणों में विकास लाकर हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और अपने अंदर की पशु प्रवृत्ति को दिमाग से हटाकर, उसे निकाल बाहर फेंक कर ही हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। यह हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 है, बुक में देखो, जिसमें क्या है, प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। आपको एक शब्द में लिखना है, तो इसे आप मैं कर लीजिएगा। मैं उसका उत्तर बता देती हूँ इन प्रश्नों का। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर क है, स्वराज पाने के लिए पुस्तक विक्रेता क्या सिखाना चाहता था? प्रश्न नंबर क्या है? इसको एक शब्द में लिखना है उत्तर, यानी संक्षिप्त में उत्तर देना है। स्वराज पाने के लिए पुस्तक विक्रेता क्या सिखाना चाहता था? तो पुस्तक विक्रेता यानी उत्तर होगा लेक्चर देना। क्या सिखाना चाहता था? तो उत्तर होगा लेक्चर देना। प्रश्न नंबर ख, भारत में अब कर्म और वाणी में से किसे महत्व दिया जा रहा है? तो यहाँ पर होगा वाणी। किसे महत्व दिया जा रहा है? उत्तर में होगा वाणी। प्रश्न नंबर ग, राजनीतिक दलों के भीतर कौन सा धुआं छूट रहा है? तो इसमें उसका उत्तर होगा, इसका उत्तर आप लिखेंगे ईर्ष्या और द्वेष का। इसका उत्तर क्या होगा? ईर्ष्या और द्वेष का धुआं छूट रहा है। ठीक है, राजनीतिक दलों में कौन सा धुआं छूट रहा है? तो ईर्ष्या और द्वेष। नेक्स्ट है, दफ्तर के अधिकार किसकी कुर्सी के इर्द गिर्द घुमा करते हैं? दफ्तर के अधिकार किसके कुर्सी के इर्द गिर्द घुमा करते हैं? तो दफ्तर के अधिकार जो हैं परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति के, परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति के इर्द गिर्द। तो इसका उत्तर क्या होगा? परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति के। प्रश्न नंबर अंग, सारा संसार किस अभिलाषा का शिकार हो रहा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? सारा संसार जो है नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार हो रहा है। सारा संसार नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार हो रहा है। तो इस तरह से ये उत्तर हुए प्रश्न नंबर 6 के। अब कुछ मैं होमवर्क में दी हूँ। होमवर्क क्या है कि जो पाठ में शब्दार्थ दिया गया है, उन शब्दार्थ को आपको लिखना है कॉपी में और याद भी करना है। यानी पहले शब्दार्थ को लिखकर फिर उसे याद भी आप कीजिए। और जो आज मैं प्रश्न उत्तर कराई, तो प्रश्न उत्तर आपकी कॉपी में प्रश्न के साथ उत्तर मौजूद होने चाहिए, यानी बिना प्रश्न के आप उत्तर नहीं लिखेंगे। तो ये मैं हर कक्षा में आपको ये बात बताती हूँ कि इस तरह से आपको अपनी चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर कंप्लीट करने हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, तभी आपके दिमाग में रहेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए और इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। जब आप प्रश्न के साथ उत्तर लिखेंगे तभी आप समझ पाएंगे।
तो इसलिए मैं इस बात पर बार बार जोर देती हूँ। और कुछ जो हैं वर्कशीट के रूप में मैं कुछ प्रश्न दी हूँ। वर्कशीट के रूप में कुछ इनसाइड प्रश्न हैं, उसे भी आपको करने हैं। तो ये निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे नहीं है, उत्तर लिखना है। यहाँ पर अर्थ आ गया है, इसे आप सुधार लेंगे। ये टाइपिंग करते समय गलती हो गया है, तो आप इसे यहाँ लिखिएगा। निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये टाइपिंग करते समय यहाँ पर शब्द जो है वो गलत लिखे गए हैं, इसको आप सुधार लीजिएगा। प्रश्न क्या है, नेता नहीं नागरिक चाहिए, नेता नहीं नागरिक चाहिए नामक पाठ के रचयिता कौन है? तो नामक पाठ के रचयिता हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अब प्रश्न नंबर ख, विज्ञापन कब छपा था? तो विज्ञापन कब छपा था? सन 1920-21 में। क्या होगा? सन 1920-21 में विज्ञापन छपा था। व्याख्यान कौन देते हैं? तो व्याख्यान नेता देते हैं। समाज की सुंदरता किस पर निर्भर करती है? समाज की सुंदरता जो है वो समाज में रहने वाले लोगों पर निर्भर करती है। समाज की सुंदरता किस पर निर्भर करती है? समाज में रहने वाले लोगों पर। जब लोगों का विकास होगा तभी समाज की सुंदरता होगा, ठीक है। यानी समाज की सुंदरता समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार और उनके सुधार पर निर्भर करती है, यानी लोगों के चरित्र और स्वभाव पर निर्भर करती है। समाज की सुंदरता किस पर निर्भर करती है? समाज में रहने वाले लोगों के चरित्र और स्वभाव पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हर आदमी किसके सिद्धांत पर आगे बढ़ने के लिए अधीर है? हर आदमी किसके सिद्धांत पर आगे बढ़ने के लिए अधीर है? किसके सिद्धांत पर आगे बढ़ने के लिए अधीर है हर आदमी? तो इसमें भी आप देखेंगे हर आदमी जो है वो ये इच्छा है, हर आदमी की ये इच्छा है कि वे अधीर बनना, मतलब उनकी तरफ आगे बढ़ना, उनके काम पर ध्यान देना या उनसे आगे निकलना। तो हर आदमी की यह सिद्धांत होता है कि हम उससे आगे निकल जाए। तो हर आदमी सिर्फ बराबरी के सिद्धांत पर आगे बढ़ने को अधीर है। तो इसमें क्या होगा, हर आदमी बराबरी के सिद्धांत पर आगे बढ़ने को अधीर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, नेता नहीं नागरिक चाहिए नामक पाठ किस विधा में प्रस्तुत किया गया है? विधा मतलब जैसे कि एकांकी, कहानी, ये सब विधा होते हैं गद्य में आने वाले। तो उसी में पूछा गया है कि नेता नहीं नागरिक चाहिए नामक पाठ किस विधा में प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर क्या होगा, एकांकी। यानी नेता नहीं नागरिक चाहिए एकांकिक विधा में प्रस्तुत किया गया है। जैसे होता ना, आत्मकथा हुआ, कहानी हुआ, एकांकी हुआ, निबंध हुआ, ये सब विधा हैं। तो उन्हीं विधाओं में से यह किस विधा में है? तो यह एकांकिक विधा में लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे प्रश्नों के उत्तर हुए। ये वर्कशीट है, इसे भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और जो मैंने प्रश्न उत्तर कराए उसे भी आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा। तो ये जिस तरह से मैं आपके सामने प्रश्न उत्तर रखी और प्रश्नों के साथ उत्तर पढ़ते हुए बताई, उसी तरह से आपको अपनी कॉपी में भी करना है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि मेरी कही हुई बातों के अनुसार आप अपने गृह कार्य और चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर करेंगे।